तो ये प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था तीन तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर होंगी तो सेम इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडाइज होगी, वही इलेक्ट्रोड का जो मेटल है वो रिड्यूस होगा, मटेरियल जो भी है। दूसरा है इनर्ट इलेक्ट्रोड, अगर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में होगी तो जो कैटायंस हैं वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे और एनायंस एनोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के साथ होगी तो फिर कंपटीशन होगा कैटायन और H प्लस आयन के बीच में और एनायन और OH माइनस आयन के बीच में। जो भी मतलब पोटेंशियल के हिसाब से डिपॉजिट होना चाहिए वो हो जाएगा। यानी कैथोड पे रिडक्शन होता है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो डिपॉजिट होगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने ये किया था, और इसी बेसिस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में मैं एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, और फिर हम इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कर लेंगे आज। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। मतलब अगर पहले ही ऐसे दे दिया आपको, एक्सरसाइज में दिखाता हूँ आपको किस तरह क्वेश्चन दे। देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जरा पढ़ो। क्या क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन? प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। तो AgNO3 का aqueous solution with silver electrodes. तो फर्स्ट है aqueous AgNO3 aqueous solution with silver electrodes। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड्स आ गई, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड आ गई। तो ये ध्यान रखो कि जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड आएगी तो वही इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होगी, वही रिड्यूस होगी। अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम है तो सेम सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा, सेम सिल्वर रिड्यूस होगा। तो इसके अंदर बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको ये लिखना होता है कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। तो एट कैथोड एट एनोड आप दो रिएक्शन लिख देंगे। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है तो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बना देंगे। मैं अभी सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूँ, मुझे एक्वस सॉलिड में लगा नहीं रहा, सॉलिड ये लगा ही लेते हैं। चलो यहाँ सॉलिड आ दिया और ये एक्वस है। तो एक्वस सिल्वर आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन टू गेट फॉर्म सिल्वर, और एनोड पे सेम चीज ऑक्सीडाइज हो जाएगी, यानी सॉलिड सिल्वर जो है that will lose electron to form aqueous silver ions। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड जब भी होती है, क्योंकि ये सिल्वर इलेक्ट्रोड थी विच इज एन एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ये याद रखो। उसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, एन aqueous solution of AgNO3 with platinum electrodes। अब AgNO3 का aqueous solution है, लेकिन इस बार एक्टिव इलेक्ट्रोड्स नहीं है। इस बार क्या है? इस बार प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो जब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होती हैं और एक्वस सोल्यूशन होता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, कंपटीशन होगा Ag प्लस आयन और H प्लस आयन के बीच में, और नाइट्रेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में। तो इसके अंदर पोटेंशियल, मैं तो डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। तो एट कैथोड, आप इसमें लिख भी दो थोड़ा सा, कैथोड पे रिडक्शन होना है, तो रिडक्शन होना है या तो H प्लस का या Ag प्लस का। ठीक है, मेटल आयंस का कैटायन का रिडक्शन होता है ना हमेशा। तो Ag प्लस और H प्लस में से Ag प्लस का जो पोटेंशियल होता है वो 0.8 होता है और हाइड्रोजन का 0 होता है। तो सिल्वर विल गेट रिड्यूस्ड, सिल्वर प्लस will get reduced because it has, sorry, it has greater reduction potential।
कितना 0.80 वोल्ट, और हाइड्रोजन का आपको पता है 0 होता है H प्लस का, तो वो नहीं होगा। तो कैथोड में क्या रिएक्शन हो जाएगा, Ag प्लस will aqueous solution में Ag plus will gain 1 electron to form silver metal solid state। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या बेसिकली OH माइनस आयन will get oxidized because it has, इसमें क्या चाहिए होगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होगा। इट हैज लोअर, जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है वही तो ऑक्सीडाइज होगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी। नाउ तो हाइड्रोक्साइड का रिडक्शन कैसे लिखते हैं, मैंने क्या बताया था, हाइड्रोक्साइड का रिडक्शन OH माइनस का रिडक्शन नहीं लिखा जाता, H2O का रिडक्शन लिखा, सॉरी ऑक्सीडेशन ऐसे लिखा जाता है। H प्लस आयन रिलीज होते हैं, OH माइनस जो है वो O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, पहले एक्चुअली हम O2 लिखते हैं, OH माइनस O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, H प्लस आयन एज इट इज रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाते हो तो यहाँ 4 आ जाता है और टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो ये रिएक्शन होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा है। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 1.23 वोल्ट होता है। अगर वैल्यू याद ना हो तो जरूरी नहीं है, मैं तो यहाँ पता है इसलिए लिख रहा हूँ, वरना वैल्यू जो लिख रहा हूँ मैं वोल्टेज वो लिखना जरूरी नहीं होता है। और वैल्यू एक्चुअली आपको एग्जाम में दी जाएगी, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि OH माइनस का ज्यादा है या नाइट्रेट का ज्यादा है, ये वैल्यूज आपको एग्जाम में दी जाएंगी, ऐसे ही नहीं आएगा क्वेश्चन। हाँ ऐसे ही एक क्वेश्चन आ सकता है, और मैं दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। जैसे ये दे रखा है अगला वाला, थर्ड वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट इसको फर्स्ट सेकंड और ये हम कर लेते हैं पार्ट 3। इसका जो थर्ड पार्ट है ना वो एज इट ऐसे ही आ सकता है, क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4, डाइल्यूट सोल्यूशन of H2SO4 with platinum electrodes। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता आंसर। इसका मैं क्वेश्चन नंबर में लिख देता हूँ, दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.18। हाँ तो इस क्वेश्चन में क्यों डिपेंड नहीं करता, देखो इससे निकलेंगे H प्लस आयंस और SO4 2 माइनस आयंस। ठीक है, वाटर में क्योंकि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वाटर भी होगा, तो वाटर में होते हैं H प्लस आयंस और OH माइनस आयन। तो देखो कैथोड पे तो कंपटीशन रहा ही नहीं, क्योंकि H2SO4 से भी H प्लस आयन निकल रहा है, वाटर से भी H प्लस आयन निकल रहा है ना। लेकिन एनोड पे कंपटीशन है सल्फेट में और हाइड्रोक्साइड में। लेकिन एक कंडीशन याद रखनी है, दो तरह के सोल्यूशन दिए जा सकते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन दिया है तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी एक्सेस में होगी कि सल्फेट आयंस रिएक्ट ही नहीं करेंगे, हाइड्रोक्साइड ही रिएक्ट करेंगे, चाहे पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, क्या सल्फेट का पोटेंशियल है वो ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो हाइड्रोक्साइड आयंस का ही रिडक्शन होगा। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, सबसे पहले तो हम कैथोड का लिख देते हैं, कैथोड में तो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड भी H प्लस आयंस रिलीज कर रहा है और वाटर भी H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, तो H प्लस आयंस will get reduced। तो H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और H2 बना देंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा दो। फिर एट एनोड क्या होगा, सिंस इट इज अ since it is a dilute solution OH minus ions will get oxidized या oxygen will get oxidized, कुछ भी लिख दो, OH minus will get oxidized या oxygen will get oxidized। ठीक है, सो OH माइनस का अभी लिखा मैंने, ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं, OH माइनस का नहीं लिखते, H2O का लिखते हैं, OH माइनस O2 में कन्वर्ट होता है, H प्लस आ जाता है और
इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो ये होता है डाइल्यूट सोल्यूशन में। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता, देखो हालांकि बुक में कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का क्वेश्चन दिया नहीं है, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। एक पार्ट मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ इसमें। इफ पार्ट नहीं बना रहा एक्चुअली, इसी को मैं चेंज करके लिख देता हूँ। इफ द H2SO4 solution was concentrated, SO4 2 minus ions will be oxidized at anode. ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा उस केस में? उस केस में सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते और S2O3 S2O6 2 माइनस बनाते हैं। कंफर्म कर लेता हूँ, शायद भूल रहा हूँ एक चीज। S2O8 2 माइनस, सॉरी। तो ये S2O8 2 माइनस बनाते हैं और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन होता, और इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है E नॉट, वैल्यू जो है इसकी वो 1.96 वोल्ट है। वो याद करनी जरूरी नहीं है, बट रिएक्शन याद करना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 लगेगा बैलेंस करने के लिए। ये रिएक्शन होता अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता इस पर एनोड पर। ठीक है, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और देख लो। aqueous solution of copper chloride with platinum electrodes. Fourth, CuCl2 का aqueous solution with platinum electrodes। तो फिर से वही है, कंपटीशन होगा इस बार, क्योंकि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है और aqueous solution है। तो क्या कंपटीशन होगा? एट कैथोड कॉपर आयन और H प्लस आयन में कंपटीशन होगा। H प्लस आयन का पोटेंशियल 0 होता है, कॉपर आयन का 0.34 होता है। तो पोटेंशियल कॉपर आयन का पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए Cu2 प्लस आयन will get reduced। जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, कॉपर will get reduced। ठीक है, ड्यू टू इट्स हायर रिडक्शन पोटेंशियल। कितना होता है? 0.34 वोल्ट। ठीक है, कॉपर आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और Cu सॉलिड बना। ठीक है, एट एनोड क्या रिएक्शन होगा? एनोड में कंपटीशन है क्लोराइड आयन में और OH माइनस आयन में, ये याद रखो। हालांकि क्लोराइड का पोटेंशियल, OH माइनस का पोटेंशियल कम होता है तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल की वजह से, ऑक्सीजन का जो एक्चुअल पोटेंशियल है उससे स्लाइटली हायर होता है पोटेंशियल, और क्लोराइड का पोटेंशियल बहुत ही थोड़ा ही डिफरेंस पे होता है। तो ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन क्लोराइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो हम इसमें ये लिखेंगे इवन दो OH minus has lower potential, ये मैंने पिछली क्लास में भी लिखवाया था ये NaCl का एग्जांपल में, has lower potential but due to over potential of oxygen chloride will get oxidized, Cl minus will get oxidized।
आवाज आ रही है साहिल? यस सर। स्क्रीन शेयर बंद हो गया अचानक, एक Cl minus will get oxidized, so Cl minus will gain an electron to form Cl, but Cl is not stable, तो Cl2 बनेगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl, ये बना। तो ये रिएक्शन होंगे एनोड एंड कैथोड पे इस केस। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आई होप समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो पूरा समझ में आया प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? यस सर। ठीक। अभी जो हमने ये किया ये है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दिस वाज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो हम इसको हेडिंग भी दे सकते सर हैं। क्या आप आज के एंड लास्ट क्लास के नोट सेंड कर दोगे? हाँ हाँ, लास्ट क्लास के तो मैंने करे भी थे ग्रुप पे, ये वाला जो मैंने हाँ करा, यस सर। ठीक है। दिस इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा और एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा, ये हो गया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। अब हम करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट यानी कि कितना डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट तो होगा, अब जैसे मैंने ये बोला कि भाई कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा, ये बता दिया मैंने, है ना। हर किसी क्वेश्चन में यही बताया है कि कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा। अब अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि कितना डिपॉजिट होगा, अमाउंट भी बताओ भाई कितना डिपॉजिट होगा, तो वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब हमें अगला वही करना है, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका यही है, क्वांटिटेटिव aspects of electrolysis। The quantitative aspects of electrolysis, they are governed by two laws called Faraday's laws of electrolysis. They are governed by two laws called Faraday's laws. Laws of electrolysis, ठीक है। तो ये लॉज क्या है, मैं दोनों लॉ की डेफिनेशन लिख देता हूँ। फर्स्ट लॉ क्या है, वो डेफिनेशन हम बुक से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, वो बेटर है आपको टेक्निकल डेफिनेशन क्योंकि आती है एग्जाम में। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ सिंपली ये कहता है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जितना चार्ज पास करेंगे, उतना ही डिपॉजिट होगा। फर्स्ट लॉ ये, द अमाउंट क्या आ गया, जीरो कुछ और ही चिपक रहा है इसका।
खैर लिख देते हैं इसे। The amount of chemical reaction which occurs at any electrode is proportional to, मैं पूरी definition लिख रहा हूँ, proportional to the quantity of electricity passed. तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, इस पर डिपेंड करता है, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज कुछ भी हो सकता है, डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड